बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज की पहली खबर की तरफ जा रहे हैं और पहली खबर है जी, बेफॉर्म पर 10 साला बच्चे की तस्वीर और उंगलियों का निशान भी होगा। 15 जनवरी से 18 साल से कम बच्चों की उंगलियों के निशानात तस्वीर ली जाएंगी। बच्चों के साथ वालिदैन में से किसी एक का कानूनी सरपरस्त होना साथ आना जी लाजमी करार दिया गया है, वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है। अच्छा जी, इससे पहले बेफॉर्म किस तरह का था और अब ये जो चेंजिंग लाई जा रही है इसका मकसद क्या है? आमिर रजा खान साहब। नहीं, सबसे पहले तो हमारे दौर में तो खैर वो कारपोरेशन की पर्ची होती थी और वो मैनुअल होती थी, हाथ के साथ लिखी हुई। उसके बाद जब चले नादरा नामी एक अदारा बन गया, इसने बेफॉर्म जो है कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिया और उसमें नाम, वालदा का नाम, वालिद का नाम, ब्ला 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 जो भी है उसकी लिख दिया। मसला यहाँ नहीं था, मसला यहाँ था कि लोग यहाँ बच्चों के नाम पर भी फ्रॉड करते हैं। वो किस तरह? किसी का बच्चा किसी के पासपोर्ट पे इंदराज और बाहर। अच्छा, देखें, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं ना, यहाँ बच्चा अगवा हुआ, किसी के अंदर इंदराज हुआ। अब तो मुमकिन नहीं रहा अब मुमकिन नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। अच्छा, अब पहले मुमकिन था। बेफार्म के ऊपर जो लिखा हुआ है, दौर में भी ये हो रहा था। और ये पासपोर्ट सबसे ज्यादा जो बच्चों की ट्रैवलिंग कराई जाती थी, जो गैर कानूनी तौर पे किसी ज़माने में ये बड़ी धूम थी कि मिडिल ईस्ट में बच्चे स्मगल किए जाते हैं, बाहर किए जाते हैं, वो किसी न किसी के पासपोर्ट पे तो इंदराज होके होते थे। वो वो कानूनी रहे होते गैर कानूनी थे। बात को इस तरह से समझे। और बच्चों के नाम पे क्योंकि आगे विरासत का मसला चल पड़ता है, आगे उनकी और चीज़ों का चल पड़ता है, तो बहुत सारे बच्चे बेचारे अभी वो बलूगत में होते ही नहीं थे तो उससे पहले कत्ल कर दिए। अब ये छोटी बात नहीं है, आप इसको शायद इसको पैमाना इसको इस तरह से देख रहे हैं कि यार ये 10 साल आपने पॉइंट आउट किए, मेरे ज़हन में नहीं आई थी। अब वो जो विरासती काम था वो किसी का बच्चा अदालत में पेश करके उसको किसी का बच्चा शो किया और उसका फार्म के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। नाम था, उम्र चेंज करा लें। तो बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्हें कहा जी मेरा नाम है रमजान, उन्हें कहा अब्बे का नाम की, उन्हें कहा शवाल, उन्हें कहा माँ का नाम की, उन्हें कहा रजब। इस तरह की गल्ला, मतलब जो भी है वो अदालत के अंदर भी उसका बयान जो है वो उसको क्या, ठीक है बेफार्म देखो जी, बेफार्म देखा जी, कागज पूरे ने जी कर दियो जी, इन तो सरपरस्त कौन होएगा जी, फलां चाचा, मामा, ताया, नाना, पुप्पा, कोई भी, उसको खत्म करने के लिए ये काम किया। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा काम ये तब होना चाहिए था जब हमने इतनी देर से किसी को ख्याल ही नहीं आया कि ये होना चाहिए। यहाँ किसी को किसी चीज का ख्याल नहीं आया। ये वो मुनीर नियाजी ने कहा था कि मेरे मुल्क पे सेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता। साया तो भी खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह करे। और ये रफ्तार जो आपको नजर आ रही है ये मजीद बढ़ेगी। और परसों उड़ान पाकिस्तान उड़े ना जाए कितने, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी हुआ है ऐलान, वज़ीर आज़म साहब ने किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी उड़ान है। और मुझे वो याद आ गया, एफए में मैंने पढ़ा था फर्स्ट फ्लाइट, शायद किसी ने पढ़ा कि नहीं, मैंने भी पढ़ा। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट वो वाला है, अगर हम अल्लाह करे ये टेक ऑफ कर जाएं। और इस तरह के काम जो है ये बहुत ज़रूरी है, शनाख्ती। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो ये अफ़गानी है इनको खुदारा, मेरा तो वज़ीर दाखिला से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ करें। ये जान का वबाल हैं। आपकी तमाम मार्केटों में ये अफ़गानी बैठे हैं, कारोबार करते हैं, यहाँ मुलाजमतें करते हैं, और जब वो वहाँ छापा पड़ना होता है तो उनको पहले से इतला हो जाती है और उनको गायब कर दिया जाता है। तो ये ज़रा करें। और इन्हीं के यहाँ बेफार्म और शनाख्ती कार्ड बन रहे होंगे, बने हुए हैं, पता नहीं क्यों। अब जो लोग घर बैठे हैं ना, वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि जिन बच्चों के बन चुके हैं, मैंने अपनी बच्ची का भी रिसेंटली बनवाया, तो मुझे अब दोबारा से बनवाना पड़ेगा? नहीं, बनवाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बनवाना चाहो अब आपको उस पर ID कार्ड, जैसे हमारा ID कार्ड बनता है, अब बच्चों के वो भी बन जाते हैं। सही। तो अब आपको चाहिए कि आप जिसका बन चुका है बेफॉर्म,
वो एटलीस्ट उस पे जाए, आईडी कार्ड पे, जिस पे तस्वीर भी है, बायोमेट्रिक भी है, सब कुछ है उसमें ना। तो और इस चीज़ को हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो इस चीज़ को लाजमी करार दे कि एक एज पे आके, बेफॉर्म तो चलें, ये एक अच्छा स्टेप है कि ये तस्वीर लगेगी, बायोमेट्रिक होगा, सब कुछ होगा। एक एज पे आके उसके बाद ये कहा जाए कि बच्चों के भी आईडी कार्ड जो हैं वो हर किसी को बनवाने लाजिम हो, ताकि ये जो भी सिलसिला कार है, जैसे आमिर भाई ने बताया अभी, ये रोक सके। और इसके रोकने का वाहिद यही हल है कि इस सिस्टम को जो है वो मज़ीद बढ़ाना होगा, मुस्तहकम करना होगा, और अवाम में आगाही देनी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस स्टेप से उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। जो जालसाजी है, जो 2 नंबरी लोग करते हैं, कम से कम वो तो नहीं कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है ये अगर स्कूलों में हम कर दें, स्कूलों में भी हो जाए तो ये बहुत आप अच्छी बात बच्चा जो है प्ले ग्रुप में या नर्सरी में, प्रेप में आप नहीं रख सकते जब तक आप उसका बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे और उसका बेफार्म तस्वीर और उस वाला लेकर। ये देखिए 2025 की अच्छी खबर है, पहले दिन की ही ये बहुत जरूरी हो जाए। तो ये अगर ये कानून बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चों को तो हम इसी तरह से एज के साथ के निशान फिंगर्स में चेंज नहीं, जैसे पैदा हो गया ये निशान जो नहीं, बन आमिर गए भाई, सो चेंज बन तो गए। आएगा ना कुछ थोड़ा क्या बहुत। चेंज नहीं आमिर भाई, बच्चों के अच्छा, चलें, हाथ मुझे साइज बताएं। बड़ा होता है। नहीं नहीं, वो साइज को एज छोड़ के साथ। दें। ये जो इसकी तरतीब है ना, ये नहीं बदलने वाली, ये मरते दम तक नहीं बदलती। अच्छा, घिस जाती है कुछ लोगों की, वो उम्र के साथ जो है बहुत काम करने से होती है या उम्र का नहीं factor? उम्र के हिसाब से होती है, उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से, या उम्र बहुत के कुछ हिसाब लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, वो भी घिस जाते हैं। नहीं उनका भी नहीं, नहीं आमिर होता। भाई के हैं अभी। इसका मतलब आप अभी उम्र के वो वाले हिस्से में नहीं पहुंचे। नहीं, आमिर भाई मेहनती बहुत है ना। अच्छा, मैंने मेरा कहा कहने का मकसद था आमिर भाई मेहनती बहुत है, तो तारीफ कर रहे हैं आपके, शुक्रिया कह रहे चले मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बच्चों की जो बन गई सो बन गई। अल्लाह ताला ने इसी को जो है वो निशान रखा हुआ है और यही हमारा वो सारी चीज़ें। आप देखें इतने अरब की आबादी अभी है, मतलब 7 अरब के करीब पहुँचने वाले हैं हम लोग, इसके बावजूद एक का दूसरे से नहीं मिलता। और जब से दुनिया बनी है हज़ारों सालों से जितने इंसान पैदा हुए, किसी ये एक अल्लाह का ताला की दूसरे से नहीं कुदरत है। मिलेगा। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला की देखने में एक कुदरत जैसे लगते हैं निशान सारे के सारे। बिल्कुल। आप देखोगे तो आपको राउंड 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 नजर आता है, कभी और करें इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। कैसी चीज़ लेकिन है। है ये मुख्तलिफ। खैर, बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। तो जो लोग अब अपने बच्चों के, थोड़ी सी आसानी मैं चाहूँगी इस पे, रिक्वेस्ट है वज़ीर दाखिला साहब से, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं जो बनवाने जाएंगे, क्योंकि 10 साल तक का कहा है कि वो जाकर बनवा सकते हैं। वो फिर क्या होता है, एक रश वाला फैक्टर हो जाता है। तो इसमें अगर थोड़ी सी आसानी मिल जाए, स्पेसिफिक कोई टाइम रख दिया जाए, आजकल या वैसे- काउंटर अलहदा बन जाए हाँ, इनके। काउंटर अलहदा बन जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी जी। फिर सभी लोग जाके बनवा भी आसानी से लेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में खुश आमदीद। खबर यह है कि नए साल में महंगाई, वो कल से ही आपको तोहफा दे दिया गया था। कल ही आपको पेट्रोल की कीमत में इजाफे की नवीद सुना दी गई थी। वो इजाफा इतना सा था, लेकिन उसका असर इतना होने वाला है। मतलब अब वो सिलसिला शुरू हो गया। आप जहाँ कहीं जाएंगे लोग कहेंगे जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, सब्जियाँ, फल, आपकी अशिया ज़रूरियात, घी, चीनी की कीमत में भी कल इजाफा हुआ। सो अब ये सिलसिला चल पड़ा है। अब 2025 के आगाज़ के साथ कल भी महंगाई की खबर, आज भी महंगाई। LPG की अभी मैंने खबर पढ़ी। ये माफिया पूरा साल मुतहरिक रहता है। ऐसे में जो लोग कीमतों के रेट निकालते हैं, महंगाई खुद बढ़ाते हैं, उसके साथ माफिया जो है वो अपना किरदार अदा करता है, तो फिर आम आदमी पिसता चला जाता है। हसन अली, देखिए ना, इसमें आपने सही कहा कि ये जो माफिया, ये बहुत तगड़ा माफिया, और इस माफिया के ख़िलाफ़ बहुत से, हर कोई जब भी हुकूमत आती है तो वो ये कहती है कि जी इसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस माफिया के खिलाफ आज तक कार्रवाई मतलब नहीं साल के पहले दिन भी आपने सुख का सांस नहीं लेने दिया किसी को। वो तो देखें, हुकूमत ने आपको जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, वो के पेट्रोल की कीमत चलें कह सकते हैं कि 56 पैसे सिर्फ बढ़ी, लेकिन डीजल बढ़ गया ना। मैं वही तो कह रही हूँ ना, वो इम्पैक्ट। अब डीजल की कीमत देखें, डीजल 3 रुपए से ज्यादा बढ़ गया लीटर, तो उसका इम्पैक्ट आना ही आना है, मार्केट में आना है। और बदकिस्मती ये है कि जब तक हुकूमत जो है वो इन माफियाज के खिलाफ हकीकी क्रैकडाउन नहीं करेगी, अशद ज़रूरत है, उसके बगैर जो है वो नहीं होगा। और इसमें एक और चीज़ जो है, देखें, घी हो गया या कुकिंग ऑयल हो गया, इसका खाम माल जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। उस पर हुकूमत को ये चाहिए कि कम अज़ कम उस पर तो ड्यूटीज़ कम करे, जो ड्यूटीज़ उसके ऊपर हैं उस पर तो कम करे ना। जब तक उसमें ड्यूटीज़ में कमी नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कम हुई थी,
लेकिन अफसोस कि अब फिर से जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। चीनी की बात आपने की, चीनी एक शुगर माफिया जो एक बहुत बड़ा माफिया, और जैसे कि इस माफिया को क्या रमजान से पहले ख्याल आना शुरू तो हो अभी तो रमज़ान आएगा तो फिर आप देखिएगा फिर क्या हाल होता है। फिर हम हर साल देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। कहाँ को आपको आम आदमी जो है वो फल नहीं खरीद सकता रमज़ान में, तो अब रमज़ान में ज़ाहिर है 1 महीना तकरीबन रह गया, 1-1.5 महीना, तो उसके बाद फिर यही होगा। तो हुकूमत को ये चाहिए, ख़ास तौर पे जो रोज़ाना की रेट लिस्ट निकालने वाले हैं उनको चाहिए कि हकीकी रेट लिस्ट निकालें और इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, वो रेट लिस्ट तो निकाल देते हैं, बस वो रेट लिख देते हैं, अमल कहीं नहीं अमल कहीं शहर के किसी भी जगह चले जाएं, ठीक है, किसी भी जगह पे शहर में उस रेट लिस्ट पे, सरकारी रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं किया पोल्ट्री जाता। एसोसिएशन के सदस्य थे गुज़िश्ता दिनों हमारे साथ, जो कह रहे थे हुकूमत तो अपना ही रेट निकालती है, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे क्या इश्यूज हैं, तलब और रसद में क्या डिफरेंस आ रहा है। हुकूमत ने जो रेट निकालना उन्होंने हमसे पूछना भी नहीं। आमिर भाई, बात सही है। और तलब रसद वाली बात जो है हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्कूल में ही इकोनॉमिक्स पढ़ी तो होगी, इतनी तो पढ़ी होती है कि भाई तलब जब बढ़ जाती है और रसद कम होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये तलब और रसद का मामला है। लेकिन ये घी और ऑयल का मामला जो है ये तो पाम ऑयल से है जो साबुन बनाने के काम आता है, उससे घी और तेल बन रहा है यहाँ पे, तो उसको रोकना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें जो ऐसी ज़रिए अजनास हैं जो कि तेल वाली अजनास हैं, जैसे सूरजमुखी है, जैसे सोयाबीन है, जैसे हमारा सरसों है, कॉर्न है, इस पर जाना पड़ेगा। ये पाम ऑयल से निकलना पड़ेगा क्योंकि पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ पे तो होता नहीं है। डॉलर्स में उसकी पेमेंट्स की जाती है और डॉलर्स की जैसे ही डॉलर ऊपर नीचे 86 पैसे 15 पैसे 3 पैसे ऊपर नीचे आता जाता है, 10 पैसे भी हो तब भी कीमत आती है ना। ये जो है ये मैं लोगों को समझाने के लिए कई दफ़ा लाहौर में रहने वाले या पंजाब में रहने वालों को नहीं पता, मैंने कहा आपको पता है कराची में आज भी 5 पैसे पे 3 पैसे पे काम होता है। अच्छा, वहाँ जब शिप्स आते हैं ऐसे ही है, तो इतने में आया था, 3 पैसे ऊपर रख के इतने में बेच दिया। अब वो 3 पैसे का मतलब वो जो है वो उसको फर्क पड़ता है 3 करोड़ रुपए का या 4 करोड़ रुपए का। हमें समझ नहीं आती ये 3 पैसे का काम कैसे होता है। यही पैसों का हिसाब है और इसी से महंगाई बढ़ती है। और मुझे सिर्फ इस खबर में ये है कि नए साल में महंगाई, तो नए साल ने कब कहा था कि भाई मैं आऊंगा तो महंगाई नहीं होगी? नहीं, मैं कब कह रही हूँ, आप मतलब हर लेकिन पहले दिन हर आने वाला साल जो है दूसरे दिन भी होनी थी। वो एक मीम चल रही थी, ये चलता रहेगा ये तो एक मीम चल रही थी। और रात को 12 बजे उन्हें किता ठा 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 उन्हें क्या किया है, कहता नवा साल आ गया, उन्हें क्या कार बीवी हुई है भाई तेरी। वो चुप करके बह गया आराम नाल। उन्हें को तो नहीं ना बदली, यानी हालात तो नहीं बदले। बीवी से मुराद खैर ये तो एक मजाक की बात थी, हालात तो नहीं ना बदलेंगे, रहेगी तो ही हालात वही रहेंगे, आमदन वही रहेगी, खर्च वही रहेगा, तो भाई कहाँ से उम्मीदें दिला रहे थे लोगों को कि अच्छी की उम्मीद करे बेहतरी आएगी। कौन दिला रहा था? मैं। झूठी उम्मीदें मैं क्यों मायूसी फैलाऊं यहाँ पे? नहीं, आपसे किसने कहा? आप लोगों को हकीकत तो बयान करें ना, ये नहीं कहेंगे कि नया साल आएगा तो सब बदल जाएगा। कुछ बदलने वाला नहीं है, आपको अपने हालात बदलने के लिए खुद मेहनत करना है और अच्छी उम्मीद रखें, दुआ करें कि ये गवर्नमेंट जो है ये 5 साल अपने मुकम्मल करे। 5 साल मुकम्मल करने के बाद आपके पास मौका होगा। आप सीएम साहिबा को देखना चाह रहे हैं 5 साल? जी, आमिर भाई की ये बड़ी ख्वाहिश है, खुल के बात कर। आमिर भाई की बड़ी ख्वाहिश है कि ये सीएम यही रहे। मैं कह रही हूँ खुल के बात कर दें, अगर 5 साल कहे 25 साल रहे। आमिर भाई कब कहा है भाई ये 25 साल वो इतनी मजीद और खूबसूरत शायद नजर ना आए। अगली खबर की तरफ पिछले 25 साल तो आ रही है ना, वो आएंगी पिछले 25 साल तो आ रही। मेरा तो मतलब है रवायतें हैं खूबसूरत नजर आने। हम दूसरी उम्मीद रखते हैं, आप ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल। एलपीजी निर्ख 100 रुपए तक महंगी फरोख्त की जा रही है। अच्छा, जो हुकूमती रेट है उससे भी 100 रुपए। हसन ना देखें, इसमें पहले भी एक दफ़ा हमने इस तरह की खबर को डिस्कस किया था। अब जो सरकारी रेट है वो 250 रुपए फी किलो है, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, ये ओगरा की तरफ से 250 रुपए तो मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन इस पे अमल दरामद कौन करवाएगा? सही, अमल दरामद करवाने के लिए भी तो कोई इकदाम करें। एलपीजी वाला इशू नहीं है, आपके चिकन के साथ ओवरऑल सारा कुछ है इसमें सारा कुछ है। हर मटन के साथ यही इशू चल रहा है मार्केट में। तो फिर ये जो इंतजामिया है ये तो मेरे ख्याल से अपने सर से बला उतारती है, एक रेट निकाल के दफ्तर में बैठ के हमने अपना काम कर लिया। वैसे मेरा तो ये मशवरा है कि ये रेट भी ना निकाला करें, तो फिर क्या होगा? फिर ज्यादा नहीं बुरे हालात फिर ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर एक ने जब कंपटीशन मार्केट में होगा तो हर एक की कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम कीमत पे कम से कम फरोख्त करूं।
ज्यादा से ज्यादा कीमत रखो। नहीं आमिर भाई देखें, जब दो दुकानें तो चार दुकानें साथ होंगी। खबर डिस्कस कर रहे हैं ना हसन, आप बात समझो यार, अगर आप उसको फ्री फ्लोटिंग कर देंगे, फ्री फ्लोटिंग आमिर जहाँ भाई पर अभी भी भी तो होती फ्री है, फ्लोटिंग ही है, फ्री फ्लोटिंग है। अगर देखिए मैं आपको बताता नहीं, हूँ अभी फ्री फ्लोटिंग नहीं है। फ्री फ्लोटिंग कैसे अभी नहीं है? कहीं ना आपके कहीं इलाके में कोई पूछने आता है आमिर भाई? कहीं ना कोई खौफ जरूर होता है, नहीं तो अगर फ्री फ्लोट कर दिया जाएगा आमिर चीज़ों को, भाई, चाहे वो खौफ क्या करेंसी है, चाहे वो अजनास ये है, कैसा चाहे वो खौफ है? आमिर कि भाई आपने खौफ क्या है, मैं अब रेट आपको लिस्ट बताता हूँ। देखें ये आप टाउनशिप मार्केट चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे सब्जी और फल वाले बैठे हुए हैं। ओ सब्जी फल का रोज रेट आता है आमिर भाई रोज आता है, different आता है। मैं एक मिसाल देने वो लगा एक हूँ। और चीज है, आमिर वो भाई, आप मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ। मेरे वो उधर रेडी पे जो सब्जी बेचने वाला है उसके लिए रेट और होएगा, जो डिफेंस में एक दुकान लेके कमर्शियल प्लाजा के अंदर सब्जी उसका बेच रहा है, रेट उसका और रेट और होएगा, रेट और होगा। अब आप उसको कैसे मिक्सअप करेंगे? तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भाई मेरे कहीं ना कहीं इस पर चेक एंड बैलेंस रहने दें, ठीक है। ये हम आज डिस्कस तो कर रहे हैं ना, लोगों तक बात जा तो रही है कि भाई गवर्नमेंट इस पर नहीं करी, तो कम से कम आपके पास तनकीद का एक जरिया तो है। एलपीजी पे एक कमेंट कर दें, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखिए एलपीजी सस्ती गैस कहलाती थी, नहीं रही। कंपनीज हैं 6, सबको पता है। इन 6 कंपनी का कार्टेल तोड़ना होगा, तब जाकर ये कहीं सिलेंडर इस टाइम हर घर में हर इस्तेमाल घर है। में सिलेंडर हर घर में इस्तेमाल होना ही होना है। आगे सिलेंडर ही है, इससे आगे तो सिलेंडर ही है, इससे आगे खामोशी। हाँ, अच्छा किया। खैर ये अब बात यह है कि इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी क्योंकि गैस नहीं आ रही है मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ कहीं आती है वहाँ पे इतनी कम होती है कि कम से कम आपका खाना नहीं बन सकता, रोटी नहीं बन सकती। तो लोगों के पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन है जी सिलेंडर। तो अगर इस तरह से गैस महंगी रही तो ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं ये फिर परेशानी का सबब बनती चली जा रही हैं। PIC की तरफ जाना है हमने, जहाँ पर ख़बर ये है कि जी क्लोथी स्ट्रेस थीलियम स्कैन मशीन जो है वो ख़राब है। सरकारी अस्पतालों में सेहत का निज़ाम डगमगाने लगा है। कल पहले दिन जाहिद साहब की खबर ये थी कि जो तमाम काम था अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का रीवैम्पिंग का 2024 में जो CM साहबा ने करना था वो मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद अब ये वाली खबरें आना शुरू हो गई। आमिर रजा खान ये साहब, बहुत ही ज्यादती है। और PIC क्योंकि वहाँ एक एक हॉस्पिटल है दिल का जो स्पेशलाइज्ड है, पहले आपने वहाँ से जो अच्छे डॉक्टर थे उनको हटाया। 6 डॉक्टर आपने हटा दिए। मैं तो ये समझता हूँ ये जुल्म है जुल्म है कि जो डॉक्टर वहाँ काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे जो नए आए होंगे मुझे नहीं पता। अब ये थीलियम स्कैन मशीन इसमें से गुजर चुका हूँ जी। थीलियम कैसे, ये बहुत ज़रूरी है ये, और ये इसमें आपकी तमाम वेन्स का पता चल जाता है कि आपके कहाँ कहाँ आर्टरीज और वेन्स जो हैं बंद हैं, ब्लॉकेज है। अच्छा, बहुत ज़रूरी टेस्ट है। अगर आप हार्ट का टेस्ट कराना चाहते हैं से पहले जो ये लाजमी करते हैं। अब मुझे ये बताएं, एक मशीन है और उसके पुर्जे आ रहे हैं, और मुझे इस पे नहीं है, चले आप पुर्जे मंगवा रहे होंगे, बाहर से आने होते हैं, बाहर से आ रहे होंगे, क्या एक मशीन है पूरे लाहौर के अंदर? और आप मुझे बताएं कि पूरे पंजाब का बर्डन एक ही है, पूरे पंजाब का तकरीबन बर्डन जो है इस वक्त PIC पे होता है। इर्द गिर्द के आप जितने शहर हैं, पहले मुल्तान फैसलाबाद में तो अपने अपने PIC हैं। लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। आपने अच्छा, आपने थेलियम स्कैन मशीन जो है एक रखी हुई है, तो खुदारा ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो PIC में ही 2-3 होनी चाहिए, सही बात, ताकि एक खराब हो तो दूसरी काम करती रहे। आपके पास मौजूद हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने अगर लगाई हुई है तो सरकार के लिए क्या मुश्किल है कि एक मशीन म्यो में लगा दे, एक जना में लगा दे। वैसे मैं फ्रेंड्स ऑफ जना हॉस्पिटल वालों से कहूँगा, गौहर इजाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस पर ही तवज्जो दे दें। और थैलियम स्कैन मशीन, पहले ये फ्रेंड्स ऑफ PIC भी उन्होंने पूरी एमरजेंसी 100 बेड्स की बनाई थी, और आज भी वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसी तरह की चलें, इनको कहीं से डोनेशन ही दे दें खुदारे। ये इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए आमिर भाई पैसे क्यों नहीं सवाल ये ना, चले वहाँ पे ये पैसे जो हैं फ्रेंड्स ऑफ जिना PIC में कुछ कर देंगे हसन, बाकी अस्पतालों का क्या होगा जिनकी रीवैम्पिंग ही नहीं मुकम्मल हो सकी? सिर्फ एक अस्पताल की सुनी गई है जिसका नाम पंजाब असेंबली है, बस वहाँ के मरीजों को 4-4, 5-5 लाख रुपए की ड्रिप लगाई गई है। ना आमिर भाई 4-4, 5-5 की वजीर को 10 लाख की ड्रिप, 10 लाख रुपए कर दी गई। वहाँ नाकाबिले इलाज मरीज दाखिल है सारे के सारे, और वो लफ्ज वो आपने मने किए हुए, हम नहीं बोलता ओके। वो वहाँ पे जो नाकाबिले इलाज मरीज हैं उनको 10-10 लाख रुपए की ड्रिप जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है, तो अब मैं ये इसी बात से शुरू करूंगा पंजाब असेंबली से, कि जिस दिन इजलास होता है ना पंजाब असेंबली का, उस दिन वहाँ पे अरबों रुपए की गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, अरबों रुपए की
करोड़ों की नहीं। और कोई ऐसा मैंने वहाँ पे जब क्योंकि हम कवर करते हैं, कोई ऐसा एमपीए नहीं है कि जिसकी गाड़ी के साथ डाला ना हो। ठीक है, ये मैं आपको एमपीए की बात बता रहा हूँ, मेजॉरिटी जो एमपीएस की है वो। तो भाई हुकूमत ने एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ने वज़रा की इतनी लंबी फौज, साथ मुशीर, साथ जी अब ये पार्लिमानी सेक्रेटरी, और खुदा का खौफ करें, जो असल काम है वो करने की तरफ आ नहीं रहे। जहाँ सेहत का सबसे बड़ा मसला है, पूरे पंजाब में मसला है सबसे बड़ा, हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग रुकवा दी, सब कुछ वो ख़त्म कर दिया। ये थीलियम मशीन नहीं है भाई, आप अपने अखराजात कम करके ये मशीन लगाएं जो सबसे ज़रूरी मशीन है। तो अब हम फिर बात वही करेंगे, पंजाब के सारे शहरों में होनी चाहिए, सारे शहरों में हर जगह होनी किसकी चाहिए। आमिर भाई एक चीज़ है, मुझे एक बात बताएं, हमने निगरान हुकूमत में नहीं देखा कि 6 वजीर थे, उनसे काम नहीं चला 13 माह? मुझे सिर्फ ये बता काम दे। चला ना? नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दे, ये मशीन लेकर आना, नहीं लेकर आना, या कोई इसको बहुत ठीक बड़ी करना, बात नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हुकूमत की, और किसकी है? किसकी होगा? हुकूमत की ये जिम्मेदारी है चले, ना। हुकूमत के पास पैसे नहीं है क्योंकि उन्होंने भारी भरकम तनख्वाहें देनी होती हैं, तो हुकूमत जैसे फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी हैं, मुखैर हजरात बेतहाशा हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं अल्लाह की राह में, तो उनसे ना वो तो कर ही देंगे, उनसे राब्ता कर देखिए लें। वो तो कर ही देंगे, अल्टीमेटली वो तो कर देंगे। ठीक है, जैसे जिना हॉस्पिटल को कर दिया गया, फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी ने मिलके एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी बना दी। मैंने वही गवर्नमेंट कहा क्या ना, कर रही इस है? तरह के लोगों से राब्ता कर लें अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का क्या काम है फिर? बस सिर्फ जो है वो जो है फोटो सेशन के लिए कहीं पे चले जाना, सिर्फ यहाँ तक गवर्नमेंट का काम है या इन वज़रा का काम है? इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों सीएम साहिबा दौरा चीन पे जब थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जाके उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किए और कैंसर के हवाले से जो उन्होंने कहा कि जी कीमोथेरेपी की जगह ऐसा इलाज लेकर आया जाएगा कि बड़ा ज़बरदस्त वो इलाज होगा जो चाइना में हो रहा है। जी बड़ी उम्मीद होती है कि इस हवाले से काम हो रहा है, कम अज़ कम सेहत के हवाले से काम हो रहा है। तो ये वाला तो सिलसिला नज़रअंदाज करने वाला 2 वजीर हैं इनके पास इस सेहत के मामला को और देखने बहुत के अच्छी लिए। तरह से जानते हैं। 2 वजीर हैं और ये पहले भी रह चुके ये पहले भी रह चुके हैं दोनों ही, ख्वाजा सलमान भी और ख्वाजों के हाथ में हैं हम लोग। इनको भी, इनकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे चीज़ें कम हैं वहाँ पे चीज़ें पूरी कराएं। ये मैं ये समझता हूँ कि पहले तो तमाम अरकान असम्बली से मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो अगला वोट लेना चाहते हैं तो भाई आप ये इनकार करें कि हम नहीं तनख्वाहें बढ़वाने लगे। नहीं आमिर भाई, उसमें तो अपोजिशन भी साथ है, ओवरलोड उसमें तो अपोजिशन भी अजीब साथ बातें कर है। रहे हैं। अब आम मतलब आदमी किसी का, की तनख्वाह आम बढ़ी है, आदमी का आप कोई उनको कह रही हैं कि कह दो भाई मुझे ज्यादा यार तनख्वाह। मेरी नहीं बदी तेना तुम्हें ना बदे। अच्छा ये जेलसी हो सकती है। नहीं, जेलसी आपकी नहीं है इस- मेरी जेलसी मैंने नहीं कहा है, शायद- मेरी ना बढ़े भाई, ना बढ़े। इनकी तनख्वाहें इस तरह नहीं बढ़नी चाहिए थी। चले 10%, 20%, 25% इजाफा होता है। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं टैक्स कटता उतना, हमारी टैक्स तनख्वाहों की बातें करने वालों को हमारा नहीं है। टैक्स नहीं आप करता। आम आदमी को, कह रही हैं 3 लाख हम टैक्स देते हैं। आप एक सरकारी टीचर को 10-10 लाख रुपए तनख्वाह देकर टैक्स काट लें। चले आए, क्या आप होगा ही अरकान असम्बली एक प्रोफेसर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? क्या उन्होंने पीएचडी की हुई है? आमिर भाई मैं क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं फॉर्म 47 वालों? खुदा का खौफ करो। देखें इसमें आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि दुनिया किस गुर्बत में जिंदगी बसर कर रही है। सही कह रहे हैं, अरबों रुपए की, और आप ये झूठ बोलेंगे कि 800 रुपए का सूट पहन के आती है सीएम, तो लोग क्या इस पे यकीन हंसते हैं? लोग आप लोगों के झूठ पे हंसते हैं, आप मजाक समझते हैं आपको। देखिए मैं ना बहुत क्या सारे, अब मैं बाय नेम जानता हूँ ऐसे एमपीएस को भी कि जिनसे असेंबली में तकरीर नहीं की जाती, बोला नहीं जाता। बोला नहीं जाता। ठीक है, वो एमपीए बन के बैठे हुए हैं और वो 5-5, 6-6 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ज्यादती नहीं, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर हजरात, बड़े बड़े जो अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में मेडल्स लेते हैं, वो बेचारे हाथ में डिग्रियां बच्चे लेते मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, ये आमिर हयात रोकी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बैडमिंटन के वो सदर भी थे। वो एमपीए बनते थे हर दफ़ा, वो कभी नहीं हारे थे इलेक्शन। तो मैंने एक दिन से पूछा, मैं कि यार असम्बली दे आमिर साहब जानते भी हो जला सिच के नहीं? कहते यार जाना एक दफ़ा जाना सिर्फ 4-5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ मैं जाके ना वो रजिस्टर ਦੇ ਉੱਤੇ साइन करने होंगे ने। उस तो बाद कहते मैनू कसम है मैं नहीं जाता, जो होंदा होवे, कोई फोरम पूरा होंदा होवे, कोई गवर्नमेंट सरकार बनती नहीं, अब तो एक और नया अच्छा वो नहीं जाते थे तो इसका मतलब उनकी तनख्वाह तो जाती होगी, तनख्वाह भी जाती थी, टीएडीए भी जाता होगा आमिर भाई। अब मुझे बताएं इनके शशके और इनके लश्के जो हैं, तो अवाम क्या, जब ये इनकी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि खुदारा वो वक्त ना लाएं
कि अवाम आपकी गाड़ियों को पता क्या है, देखकर दो लफ्जी बात है कि ये जिस दिन से तनख्वाहें बढ़ी हैं यहाँ पे हर चीज का जिक्र भी हो रहा है। अब आप आने वाले टाइम में देखिएगा इनके हालात मजीद बेहतर होंगे, इनको मजीद नहीं ये बजट आएगा इन्होंने तनख्वाहें मजीद बढ़ा लेंगे मजीद अपनी। बढ़ा देंगे। तो फिर तनख्वाहें यहाँ पे क्या, बात अब करने का आमिर कोई भाई फायदा तहकियाती नहीं। फंड ब्रेक मिलने ले लें, शुरू हम हो ब्रेक के गए बाद हैं। आते हैं जी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अब फिर कहेंगे कि किसने कहा था कि नए साल में महंगाई नहीं होगी, किसने ये कहा था? पता नहीं क्यों आमिर भाई इस तरह की बातें करते हैं, पता नहीं। क्या सस्ती होगी कोई चीज? नहीं, हाँ तो मैं तो कहने गया थी कि पंजी में सस्ती हो जानी है आपने, हम तो ये कह रहे हैं कि नए साल के साथ ये बेटा मैं तो यही कह रहा था कि आपसे किसने कहा था ये बात कि भी सस्ती हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? कुछ वजह बताए ना, कुछ चीज तरीका कार बता। कुछ नहीं होता। चले बात आम शहरी की एंट्री मुश्किल है। चिड़ियाघर बच्चों को नए साल का तोहफा ये दिया है कि जी प्राइवेटाइज कर दिया है और टिकटें 300 रुपए तक पहुंच गई। जी मैंने कॉलम शुरू किया है लिखना, चिड़ियाघर के बंदरों ने अवाम को उल्लू बनाना शुरू कर दिया। वो मैंने अभी आधा लिखा है, आधा मैं लिख रहा हूँ। तो ये बंदर हैं जिनके हाथ में है, और वो शायर ने, नामालूम शायर है, उसने लिखा था कि अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल हैं बंदरों के हाथ में। ये सर बचाने वाली बात नहीं, जेबें बचाने वाली बात है। आपने अच्छा चले जानवरों की भी बात बाद में करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ बता दूं कि ये 25 रुपये टिकट था जिसको बढ़ाकर आपने 100 रुपये किया और ठेकेदार को दे दिया, प्राइवेट को। अब वो कहता है जी अगर आपने अंदर जाना है तो आप 200 रुपया शाम घर का भी दें मुझे, 300 रुपये का टिकट आपको टोटल मिलेगा। अगर 5 अफराद पर, जो एक नॉर्मल हमारे यहाँ घराना है 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उसका वो घराना जाए तो सिर्फ उसको एंट्री के लिए 1500 रुपया चाहिए। 100 रुपया उसको गाड़ी पार्क करने के लिए चाहिए जी, 50 रुपया मोटरसाइकिल के लिए चाहिए। अंदर आपको ड्रिंक जो है पानी की जली बोतल आपको 100 रुपये में मिलेगी। आपको कोल्ड ड्रिंक की जली बोतल आपको 80 रुपये में मिलेगी। वो बोतल जो बाजार में 35-40 रुपये की है वो 80 रुपये की मिलेगी। मुझे ये बताएं चले ये लूट मार जो है ये सिर्फ बच्चों के साथ करने को उनका ख्याल आता है, यानी कितने जालिम लोग हैं कि जो बच्चे ये तफरीह के लिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर तो जानवरों की स्पीसीज भी सिर्फ 1500 के 1600 यहाँ पे जानवरों की वो है तादाद है। लंदन जू आप हैरान होगी, 12,000 रुपये टिकट है पाकिस्तानी। वहाँ जानवरों की तादाद पता है कितनी है, यानी अकसाम की 20,000 अकसाम है वहाँ पे। हाँ, तो समझ भी आता मैं वो देखने गया था तो वो खत्म, बंदा थक जाता है। मैं थक गया था सुबह से लेकर आधे पिंजरे खाली पड़े हैं शाम तक मैं गया। मैंने 25 पाउंड का लिया था, आजकल वो 30-35 पाउंड का है टिकट। तो वो मैं सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें आपको अगर दीमक देखनी है ना तो उसके लिए अलग से बना हुआ सेक्शन, कोई अंदर नई टिकट नहीं है। फिर अगर आप इसको मुझे बताएं ये फूड अथॉरिटी वाले क्या करते हैं? कभी इन्होंने तफरीह मकामात पे किसी कंटीन पे छापा मारा आज तक? नहीं। कभी चले जू के अंदर जो कंटीनें बनी हैं जहाँ पे गंदी दही बल्ले और गंदे चाट मिलती है, वहाँ पे छापा मारा है इन्होंने कभी? ये फूड अथॉरिटी वाले कहाँ छापा मारते हैं मुझे बताएं? अंदर जो बिकता है वो सब जाली है। तो मुझे बताएं ये अंदर जाने के लिए भी अब 300 रुपये लोग सही गए हैं, वापस चले गए हैं। जुल्म है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस गए हैं, वापस चले जाएंगे। बेचारा क्या करेगा? है कि कहीं किसी पार्क में बैठ के जो है ना, हालांकि एक टाइम ये था कि छुट्टियां जैसे ही होती थी, चाहे वो ईद की होती थी, न्यू ईयर की होती थी, क्रिसमस की, तो हमारे यहाँ खबर ये चलती थी कि रिकॉर्ड फुटफॉल रहा है चिड़ियाघर में। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग भी हैं, कौन जाएगा? सस्ती तफरीह आपके शहर में है क्या? मुझे सिर्फ ये बता दें। यार मैं तो सिर्फ इन्ना कहूंगा उन्होंने बांदरां को वो आके सन वेख ले, असि फ्री हां, हम ही फ्री है, आवाम हम फ्री है। उन्होंने बांदरां नूं उल्लूआं नूं उन्होंने को यार आके सन देख लो, 80 या 300 रुपए देके तो नहीं देखना जानवर। अब मैं बताऊं लोगों को इसकी बाइकआउट मुहिम चलानी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, जू बाइकआउट। देखिए हाथी, और जब तक आप बैनर्स नहीं लगाएंगे, मेन बच्चों की तवज्जो के जो जानवर है ना वो नहीं है, वो अपना उन्होंने हाथी बड़ा प्यारा तो देन नूं तैयार नहीं है। हाथी आन नूं तैयार है, वो देन नूं तैयार नहीं। जिन्हां दे कोल हाथी है ना वो कहंदे ने तुहाडे कोल वो माहौल ही नहीं, हाथी देने वाला एनवायरनमेंट नहीं है। ये बाइकआउट जू के नाम से बैनर्स लगाएं, लोगों को रोकें, वहाँ पे तंजीमें पहुँचें और वहाँ पहुँच कर लोगों को कहें कि हरगिज़ अंदर मत जाएं ये बंदर देखने के लिए। बंदर वाला जो तमाशा दिखाने आता है उसको 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दे वो भी नहीं आता। आमिर भाई अब तो वो भी हमारे बचपन में आता होता था, अब तो वो भी नहीं आता। अब तो वो भी वाइल्ड लाइफ वालों ने बैन कर दिया। वाइल्ड लाइफ वाले इतने सुते पे ने जू दे जी
अब वो भी वाइल्ड लाइफ वालों ने बैन कर दिया। हम वो ब्रेक भी ले नहीं कर लेते हैं। सकते। ये सस्ती तफरी आवाम से छीन ली गई है, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करनी है। जाहिर है, और किससे कहा कर रही दी। है? सूबे का मालिक कौन है? अच्छा, सीएम साहिबा उनकी तो समझ से अभी बाहिर हसन ने बता दिया। थैंक यू। ओए नाल सीएम हो से सच, सॉरी। अच्छा जी। वो भी जू ही है, हाँ, तो उधर भी देख जू लेगा। का हम ही ब्रेक सही के है। बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कमर्शियल प्लॉट्स का नक्शा एक ही दिन में मंजूर होगा? अगर होगा तो बहुत बड़ा इकदाम होगा, लेकिन ये किया क्यों जा रहा है और इससे फायदा तो नो डाउट लोगों को होगा ही। हसन अली, देखिए, इसमें ना ये क्रेडिट जाता है निगरान वज़ीर आला जब मोहसिन नकवी साहब थे तब उनको जाता है ये क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है वो किया था कि इसको जो है वो ऑनलाइन किया जाए ताकि जो दरमियान में लोगों के दिहाड़ियाँ हैं ठीक है, वो ख़त्म हो सकें। लेकिन अब देखना ये है कि अब इसको अगर ये करने जा रहे हैं तो क्या इसमें मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो सकेगा? ऑनलाइन सिस्टम का ही होता ना, देखें, महीना online हुआ, 2 महीना हुआ, उसके वो बाद तो फिर बात फिर मैनुअल पे आ गया। मैं वही बात करने लगा हूँ कि जो एलडीए के अंदर बैठे हुए लोग हैं क्या वो इसको कामयाब होने देंगे? नहीं, रेवेन्यू जनरेशन होगी, कहा है। देखें, रेवेन्यू जनरेशन होती किसका रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू जनरेशन होती तो एलडीए, जो पिछले दिनों भी हमने खबरें की कि जी माली इतना जो है खसारे में चला गया और ये हो गया और वो हो गया, वो तो ना जाता ना। जो लोगों की, जो अंदर लोग बैठे लोग हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं या जिन्होंने नक्शे अप्रूव करने हैं, ऑनलाइन सिस्टम से उनकी जो दिहाड़ियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी? अच्छी खासी होंगी, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन की आमद भाई बात की जा रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी दिहाड़ियों को। वो सीधी बात है, वो ऑनलाइन भी होगी, एक दिन में भी आपने पास कराना रास्ते है, निकालने आते हैं, वो उनको आता है, वो उनको आता है। वो असल में तो पैसा नक्शा पास करने में नहीं होता, नक्शे को रोकने में होता है। आपने जमा कराया, ये तो नहीं है कि आपने जो जमा कराया वो उसको कहेंगे कि ये लोकेशन पे जाके दिहाड़ी लगा सकते हैं। वो कहेंगे जी इस पे ये इसका फर्क आ रहा है तो इसको चेक करना है, इसको फिजिकली जाकर देखना है, तो फीता मैं कह लेकर। रही हूँ वो लोकेशन पे नक्शे में और लोकेशन में ये फर्क आ रहा है। अब एक छोटा सा पॉइंट भी रख दें, मिसाल है, लेट्स से, तो आपका काम तो लटक गया ना। ये तो वज़ीर आला की सेंस ये थी इसमें, निगरान वज़ीर आला की, कि लोगों को ये सहूलत है कि उनको जगह जगह घूमना ना पड़े। लेकिन जाना है यहाँ पे जो कंप्यूटर पे बैठा है वो भी तो क्लर्क ही है भाई, वही तो अफसर है, वही तो उसको इंस्पेक्टर को कहेगा जाओ अफसर है, फिजिकल जाके टेस्ट चेक करो, और फिजिकल जो चेक करने आएगा वो आपसे कहेगा मैं भी चेक कर देता हूँ, मैं फिजिकल पैसे दे दो। अब मैं आपको, एलडीए का काम इतना है, अच्छा तजावजात हटाने के लिए ऊपर जो दुकान के ऊपर आरजी छज्जे बने होते हैं ना, जो इसके फाइबर ग्लास के लोहे के, हमारी रोड पे वो जो मरकजार वाला रोड है उस पर वो गिरा दिए। उसके साथ सिलेंडरों वालों ने 20 फुट रोड पर कब्जा किया है, उसको नहीं उठाया। उसके साथ वो बैठा हुआ है सैनिटरी वाला, उसने टैंकियां रखी हुई हैं 25 फुट के रोड पे कब्जा करके, उसको नहीं हटाया। फुटपाथ नहीं वो आकर छज्जा जो है वो छज्जा गिराकर उन्होंने एक तस्वीर बनाई, में रुकावट नहीं है, तस्वीर बनाई और कहा जी एलडीए का ये ऑपरेशन है। मुझे बताएं, एलडीए के अफसरान की जेबें जो है वो गर्म होती रहेंगी। वन विंडो का फ़ायदा उस वक्त होगा जब तमाम काम आप लीगलाइज कर दें, इन लोगों के सासों को इनसे डिक्लेरेशन ले कि इनके पास मुनकुला गैर मुनकुला सासे कितने हैं, और जब ये जॉब छोड़ के जाएं तो इनके सासे चेक कर लिए जाएं, तनहाएं चेक कर ली जाएं, आपको पता चल जाएगा। ये होगा ही नहीं, ये तो नहीं, एक दूसरे को उन्होंने ये सपोर्ट करना हो सकता है, इस तरह से होगा नहीं, होगा दुनिया भर में होता है ना, दुनिया भर में होता है, तो दुनिया भर यहाँ में भी हो सकता है ना, ठीक भी तो चलता है। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ हो सकता है, होगा नहीं, वो एक अलग कहानी है, वो होने नहीं दिया जाएगा ना इस सिस्टम को, क्योंकि अगर एक चोर चौकीदार जब मिले होंगे हो जाता है हसन, तो इससे फायदा क्या है? इससे फ़ायदा बहुत फ़ायदा है, अगर तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से एक दिन में नक्शा अप्रूव हो जाए। क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि अगर मैनुअल नक्शा जमा करवाया जाए तो उसको 20 दिन से महीना लगता है अप्रूवल में, पैसे अलहदा ज़्यादा लगते हैं। हाँ, पैसे दे के, पैसे दे के ठीक है, पैसे अलहदा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक दिन में हो जाएगा तो जो लोग बेचारे परेशान होते हैं उनकी परेशानी दूर हो चलें जाएगी। जी, अच्छा इकदाम है। रिटायर्ड विफाकी मुलाजिमीन की दोहरी पेंशन खत्म, नए रूल्स लागू किए गए हैं। अच्छा इकदाम है, ये तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये तो करना चाहिए था, क्योंकि आप रिटायर हुए, एक जगह से दूसरी जगह आपने नौकरी ले ली अपनी सिफारिश की वजह से, वहां से तनख्वाह ले रहे हैं, वहां से पेंशन ले रहे हैं, तो डबल तो पे आपको नहीं मिलेगी ना। और सारी जिंदगी पर्क्स भी लेते रहे हैं। या आप तनख्वाह लें या पेंशन लें, फिर आप जब रिटायर हो गए तो आप दोनों जगहों से पेंशन ले रहे हैं,
तो ये तो और ज्यादती है। और ज्यादती है, तो बिल्कुल। आप एक अदारे से पेंशन लें भाई, ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसमें मैं समझता हूं अमल दरामद हो जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, नहीं, नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। अच्छा इकदाम है, थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, यार मैं मेहनत बड़ी करता हूँ, यार मैं अपने ऑफिस में हर रोज़ का काम जो भी दिया जाता है मैं वाइंड अप करके निकलता हूँ, फिर भी मेरे से आगे वो लोग हैं जो कि काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। आई डोंट नो कि लोग इस तरह से कंपैरिजन क्यों करते हैं, बट स्टिल इसको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो लोग कामयाब नज़र आ रहे होते हैं। वो लोग जो कि काम कम करते हैं हमेशा गुड लिस्ट में भी रहते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके पास वो लोग मौजूद है जो इंतहाई मेहनती हैं, जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट भी है, लेकिन उस टैलेंट को इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। वो मेहनती लोग बैठ के काम करते चले जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी से ज़्यादा टाइम भी देके जा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी से पहले जाने वाले और जिसको हम कहते हैं ना चापलूसी करने वाले लोग बाजी ले जाते हैं। सो ये क्या पॉजिटिव चीज़ है, ये सभी को करनी चाहिए, या फिर मेहनत करने वाले लोगों को कुछ तरीक़ेकार चेंज करना है? हमारे साथ हसन रज़ा साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर प्राइवेट सेक्टर में, इवन सरकारी ऑफिस में ये चीज़ बड़ी देखते हैं हम लोग। एक ही स्केल के लोग हैं, एक ही ऑफिस में एक ही कैबिन में काम कर रहे हैं, सबको टास्क भी एक दिया गया है, कुछ लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी लगा रही हैं और अपना पूरे दिन का काम टाइम पर ख़त्म करके जा रही हैं, गुड लिस्ट में नहीं है, जबकि कम काम करने वाले, ज़्यादा बातें करने वाले गुड लिस्ट में। क्यों ऐसा है? बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार है ना। देखिए, मैंने ना कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं और वो कैटेगरीज हैं जो इदारों में काम करती हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी जो कि आपको कामयाब नज़र आएगी उसको कहते हैं मिस्टर मक्खन। वो हर जगह ना मक्खन लगाएंगे। एक उन्होंने जेब में ना डब्बी रखी होगी मक्खन की, जहाँ पर बॉस नज़र आया, बॉस आप कमाल हैं, आपका चलना कमाल, आपका बैठना कमाल, बॉस आपसे अच्छा, वैसे ये सब कर लेना भी टैलेंट है। हाँ, ये आम बंदा नहीं कर सकता। लिटरली। और मिस्टर मक्खन करेगा क्या? जहां उसको लगता है ना कि मुझे डांट पड़ने वाली है, हाँ। अपनी पॉकेट से मक्खन निकालेगा और कहेगा बॉस आज तो आपने कमाल कपड़े पहने हैं, बॉस आज आप बेहतरीन लग रहे हैं। अच्छा, ये मिस मखनी भी है इसके अंदर, नो डाउट। हाँ, और मिस मखनी जो है ना वो भी आके देख रही होंगी कि यार अच्छा दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है। बॉस को ना घिरो, बॉस को ना बताओ कि बॉस देखो वो ऐसी है या ऐसा है, मैं बेहतर हूँ। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी मक्खन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो कैटेगरी, मिस्टर मक्खन और मिस मखनी। अच्छा, इनका एक ज़बरदस्त तरीका होगा, ये कहेंगे बॉस आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। अच्छा है ना, ये वो कैटेगरी होगी जो कि हर इदारे में ना नोटोरियस फेमस होगी। सबको पता होगा कि यार ये मिस्टर मक्खन है और ये मिस मखनी है। इनको काम कोई नहीं आता, लेकिन इनको काम तमाम करना आता है कि दूसरे का काम किस तरह से तमाम करना है। तो पहली चीज़ तो ये। अच्छा, ये जब इदारों में ना आपको ये नज़र आएंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म कामयाब नहीं हो सकते, नो डाउट। ये क्योंकि इनको काम तो आता नहीं है, इनकम्पिटेंट है, इनको पता ही नहीं है कि यार काम किस तरह करना है। इनको सिर्फ ये पता है कि मैंने खुशामद कैसे करनी है। अच्छा, अब देखिए ना, किसी ऊपर जो बंदा बैठा है, कहीं ना कहीं आपको ना पता चल जाता है कि यार ये खुशामद कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली इन द एंड आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो परफॉर्मेंस के थ्रू होनी है। तो मिस्टर मक्खन और मिस मखनी जब परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वो फंस जाएंगे और वो आगे जा नहीं सकेंगे, और आगे जब जा नहीं सकेंगे तो फिर क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए उनको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये लोग अभी जो हमें देख रहे हैं, जो हमें चैनल पे, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको मिस्टर मक्खन और मिस मखनी बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपको अपने काम पे फोकस करना है और काम आपका इम्पॉर्टेंट है,
उसी पे करें, क्योंकि आपका काम अच्छा, जो है अब ना। काम के साथ ना कुछ चीजें लोगों को सिखानी पड़ेंगी, मैं वो जरूर गाइडलाइंस आपसे लेना चाहूंगी। हसन साहब, अब कुछ लोग हैं बड़े मेहनती, हमने तो ये सुन रखा है कि मेहनत इस तरह से करें कि आपको शोर मचाने की जरूरत ना हो, आपकी मेहनत खुद शोर मचाती है। लेकिन कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि आपको अपना काम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर आप चुप करके काम करते चले जा रहे हैं, आपका क्रेडिट काम का समटाइम कुछ और लोग ले जाते हैं। सो जरूरी है कि अपने काम को रजिस्टर्ड कराया जाए। देखिए, एक बड़ी टर्म फेमस है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, लुक बिजी डू नथिंग। ऐसी कैटेगरी आपको मिलेगी जो कि कुछ भी नहीं कर रहे होंगे लेकिन शोर ऐसे मचाएंगे, आप उनके पास जाएंगे ना, कहेंगे ओहो मेरे पास मत आना, मेरे पास तो बहुत काम है। जब आप देखते हैं उनके पास, कहते हैं इनके पास तो काम ही नहीं, मैं तो डबल ट्रिपल काम कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरी उस तरह से ऊपर परफॉर्मेंस वैल्यूएट नहीं हो रही है, या ऊपर परफॉर्मेंस उस तरह से फीडबैक जो मेरा नहीं जा रहा। तो यस, कई दफ़ा कहीं जगह पे जाकर आपको अपने परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को बताना पड़ता है, ऊपर बताना पड़ता है, यार देखो मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा है ना, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ना एक और कैटेगरी है जो ग्रुप बने हुए हैं ना हमारे। एक है छिपकली ग्रुप। छिपकली ग्रुप है जो चिपके रहेंगे बॉस के साथ। अच्छा, ये जहाँ पर नज़र आ रहा होगा ना बॉस, उसके साथ जाके ना ये बॉस के साथ बैठ जाएंगे और बॉस के साथ कहेंगे बॉस आप तो बेहतरीन लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन में जो खुशामदी जो हमारे हैं ना, ये है सेल्फी ग्रुप। जो ही बॉस नज़र आएगा ना, बॉस एक सेल्फी आपके साथ ले लें, बॉस मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, बॉस मैं अपने फेसबुक पे लगाऊंगा, बॉस आज तो ये सेल्फी जो है ना मैं वायरल कर दूंगा, बॉस आपकी बरकत की वजह से ना ये सेल्फी आज हर सोशल मीडिया पे ना जाएगी, यकीन माने बॉस। और मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर काफ़ी लोगों के ना चेहरों पे मुस्कुराहट भी आ गई है, तो वही लगता है कुछ सेल्फी वो भी लेते होंगे। तो खैर एनीवे, तो मैं आपसे ये अर्ज करता जा रहा हूँ कि सेल्फी जो है ना ग्रुप हमारा, ये फेमस होगा हर जगह, ये बॉस के आने का इंतज़ार कर रहा होगा। अच्छा, इनको लग रहा होगा, अच्छा ये स्टेटमेंट क्या देंगे बॉस को कहेंगे, खुशामदी जो है बॉस को कहेंगे, बॉस आपसे जो पहले वाले बॉस है ना वो फारिग थे, आप तो कमाल है, हम आपसे पहले जिस जगह काम कर रहे थे ना वो बिल्कुल फारिग था। तो एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगा पहले यहाँ पे कि हमने इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के देखना है। हमने इस तरफ इन ग्रुप्स का, छिपकली ग्रुप का, वाह पार्टी ग्रुप का और सेल्फी वाला जो है ये ग्रुप, इसका पार्ट नहीं बनना। हमने अपने काम पे फोकस करना है और काम को हमने जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बताना कि देखो यार ये हम काम कर रहे हैं, और यस एक बस भी क्रिएट करनी है अपने काम की, लेकिन प्रोफेशनली। वो लुक बिजी डू नथिंग वाला एलिमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो टेम्परेरी होगा। और देखें है ना कहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, खुशामदी कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ हो रही है, जहाँ पर हमारे जो है सिस्टम्स नहीं है, जहाँ पर पीपल ओरिएंटेड है ना। अब वो खुशामद क्यों हो रही है, खुशामद कौन कर रहा है, खुशामद वो कर रहा है जो लगता है यार कि ये मुझे फ़ायदा देगा, मतलब मैं ऊपर जाऊँगा, मैं ज़रा उसकी बात करूँगा। अच्छा, जिसके बारे में आप बात करें, जिसकी खुशामद कर रहे हैं, अब वो बंदा क्या करता है उसी चक्कर में कि देखें ना हम लोग हैं सारे, मतलब हम हमारे से 2-3 कोई बातें करता है ना प्यार से, हम कहते हैं यार ये तो मेरा अपना है यार, ये अपने। अच्छा, वो करता क्या है, खुशामदी वो उसकी खुशामद करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो करेगा मिसयूज। अच्छा। अब बॉस भी कई जगह पर फंस जाते हैं ना, घर की बातें बता देते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करते हैं लोग, कहते हैं ओहो यार मैं तो उसको ये बात बता दी थी, ये हो गया था। फिर वो खुशामदी टोला, आपने देखा कई इदारों में लोग एग्जिट हो रहे होते हैं। अच्छा, बंदा कहते हैं यार ये सही काम कर रहा था, ये क्या है, वो खुशामदी क्या करता है, हर जगह जाएगा, जो उसके साथ नहीं सेटल होगा वो जाके ना उसकी एक परसेप्शन बना रहा होगा इदारे में, सर बॉस ये तो फारिग है, ये तो काम ही नहीं करते हैं सर। अच्छा, वो किसके बारे में कह रहा है खुशामदी, जो कि कॉम्पिटेंट है, उसको पता है यार कि ये मेरा काम खराब कर देगा, तो इसको ना साइड पे हटाओ। बॉस का माइंड प्रिपेयर करो, बॉस को बताओ कि बॉस देखें ये जो है ना ये काम का बंदा नहीं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। आप देखें कि कई दफ़ा इदारे डूब जाते हैं, उस डूबने का चक्कर यही होता है कि ये खुशामदी टोला। आप देखा होगा अक्सर इदारों में ना 4-5 लोग होते हैं जो बॉस के बड़े क्लोज होते हैं, लेकिन बॉस को पता होता है कि यार कौन कैपेबल है, कौन खुशामद कर रहा है, कौन चल। अब अच्छा, कुछ जगहों पर ना ये बड़ा लोगों का ट्रेंड होता है कि दूसरों की बातें बताना, वो ऑफिस में क्या कर रहे हैं वो 1-1 मिनट की रिपोर्ट बॉस को देना। वो गुड लिस्ट में इस तरह से भी आ जाते हैं ना कि ऑफिस का हर बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो आपने खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो बॉस तक पहुंचानी। सेकेंडली, और ये लोग वो भी होते हैं जिन्होंने अपना हर खुशी गमी हर इशू बॉस से डिस्कस करके वो इतना क्लोज हो जाते हैं
कि उनको लगता है कि शायद अब हमारी हर बात सुनी मानी जाएगी और हम इस तरह से गुड लिस्ट में आ जाएंगे। ये वाली भी कैटेगरी लोगों की बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन देखें ना वो कैटेगरी क्या है, उनको काम ही कोई नहीं आता और उनका और कोई काम ही नहीं है। उनका काम यही है कि यार फॉर एग्जांपल ये बंदा इन कितने बजे हुआ, ये बंदा आउट कितने बजे हुआ, आज अगर प्रोग्राम चला है तो क्या वो टाइम पे था, क्या वो चीज़ें जो थी वो चीज़ें इस तरह से थी, मतलब वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होंगे आपकी, मतलब वो देख रहे होंगे कि यार ये बंदा जो है ना काम सही कर रहा है। असल में देखें ना आपको ना उनको मैनेज भी करना है कि यार देखना है चीज़। अब आपको पता चल गया यार ये रिपोर्टर है, अब समझ आ गई कि यार ये बंदा जो है ना रिपोर्टर है। अच्छा कई दफ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने भी ड्यूटीज लगाई होती हैं, उनको बोला इस पर नज़र रखना भाई, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, जिसका इंतहाई नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि लोग जो है ना पीपल डोंट लाइक दैट कि यार मेरे बारे में लोग जो है वो जाके इस तरह बातें कर रहे हो, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। लेकिन क्योंकि कई दफ़ा मैनेजमेंट के ऊपर लग रहा होता है कि नहीं यार मुझे पता होना चाहिए, भाई बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए, आपको काम का पता होना चाहिए कि यार देखो देयर इज अ परफॉर्मेंस, आपको काम का मतलब यार हम काम करेंगे, वो काम जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बंदा जो है आप उसकी खबर रख रहे हैं कि यार देखो वो चाय के कप कितने पी रहा है, अच्छा उसने आज पानी के गिलास कितने पिए हैं, अच्छा ये बताओ किसके साथ खड़ा था, क्या क्या बात हो रही थी, अच्छा कितनी देर खड़ा रहा, वो 10 मिनट खड़ा रहा या 10 मिनट खड़ी रही, ये कौन बंदा है। एंड पे फिर कहूँगा मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी, क्योंकि काम तो उनके पास है नहीं, तो मिस्टर मक्खन ने 2-3 बॉस की तारीफें करनी है, बॉस को जाके कहना है और फिर मक्खन लगाना है और बताना है बॉस आज ना चाय वाले जहाँ पर लोग बैठे थे ना, जहाँ पर चाय पी जाती है, वहाँ पर ना ये 5-6 लोग खड़े होके ना ये बातें कर रहे थे। अच्छा जो लोग अभी हमें देख रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा कि यार आप लोगों ने बहुत सोच समझ के किसी भी जगह पे बात करनी, क्योंकि खुशामदी अफराद आपका रिस्क खराब कर सकते हैं। अच्छा अब कम बोलना, अच्छी कम्युनिकेशन करना, ये स्किल्स भी क्या आपको किसी भी ऑफिस में प्रोमिनेंट कर सकती हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कम बोलो, अपने काम से काम रखो। लोग उस तरह की पर्सनालिटी को सम टाइम पसंद करते हैं कि फलां बंदा बहुत अच्छा है, अपने काम से काम रखता है। कुछ लोग कहते हैं फलां बंदा बहुत अच्छा है, हर जगह हर मिलनसार है, आता जाता हर किसी से सलाम देता है, आता जाता हर किसी से हाल अहवाल दरियाफ्त करता है। तो ये 2 तरह की पर्सनालिटी होती है ना। कुछ लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं। अब मतलब जिस डिपार्टमेंट के लोगों से ना लेट्स सपोज ये कैमरा मैन है, मैं इनको जानती हूँ नहीं जानती, मैं आते जाते सलाम ज़रूर करूँगी। सो ये पर्सनालिटी अच्छी है कि एरोगेंट, अपने काम से काम रखना? देखिए जो खुशामदी है ना उसके लिए कोई पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। अब आप आके मिलनसार हैं, मिल रही है ना, कहेगा इसके पास तो काम ही कोई नहीं है, आके मैडम सलामदा ले जा रही हैं, मिलती जाती हैं, यार सर इनके पास काम नहीं, इनको काम दें। अच्छा आप अगर सलाम नहीं लेंगे कहेंगे ओहो मैडम का तो एटीट्यूड का बड़ा इशू है, मैडम के तो बड़े मसले मसाइल हैं, मैडम तो मिलती ही नहीं है, मैडम तो सलाम ही नहीं लेती। अच्छा अब खुशामदी किसी हाल में खुश नहीं है, उसने क्या करना है अपने इंटरेस्ट देखने। अगर आप उसके साथ अच्छी हैं आप उसको सलाम करें, हेलो खुशामदी भाई क्या हाल है, कैसे हो, मतलब खुशामदी बहन क्या हाल है, कैसी हो, तो फिर आपको पता चल गया है कि यार इसको मैंने मैनेज करना है, इसको देखना है। अच्छा अब वो खुशामदी जो है ना वो बॉस का फेवरेट है, बॉस का वो फेवरेट है। अब आपको समझ आ गई कि यार अब इसको मैंने मैनेज करना है, आप जैसे भी है मैंने देखना है। तो इट डिपेंड्स कि आप अगर कैलकुलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर भी बुरा कहेगा वो आपको कि मैडम के नखरे ही बड़े हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक है कि मैडम के काम ही कोई नहीं है जी, मैडम तो विली है जी, मैडम के पास कोई काम नहीं है, यानी किसी हाल में ये लोग खुश नहीं रहेंगे, खुद भी नहीं खुश रहेंगे और दूसरों को रहने भी नहीं देंगे ना, ये खुद बेसुकून होंगे, ज्यादा नहीं होती फिर इन लोगों के लिए, ये किसी भी इदारे से निकल जाते हैं, लेकिन ये अंदर बेसुकून। देखें ना आप अगर किसी को बेसुकून कर रहे हैं तो आप खुद कैसे सुकून में रह सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं होता आज आप किसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किसी का इमेज बुरा करके ऊपर उसका रिस्क खराब कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा? होगा डेफिनेटली होगा। और वो वक्त आएगा जब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कुछ सालों के बाद यार मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, मेरा तो काम ही यही नहीं था, मेरा तो काम जो था, मेरा काम तो एक्चुअल काम तो मेरा कुछ और था, लेकिन मुझसे कुछ और करवाया जा रहा था। कुछ अर्से के बाद वही आपको कहेंगे अच्छा तुम तो मेरे पास ये रिपोर्टिंग लेके आते थे, तो तुम उसके बारे में कह सकते हो या कह सकती हो, तो तुम हमारे बारे में भी कह सकती हो। तो जो खुशामद करवा रहा है इदारे का सरबराह, जो भी खुशामदी, उसको ये ज़रा समझना चाहिए कि भाई देखो अगर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ
कल को वही बंदा जिससे मैं करवा रहा हूँ वो मेरे बारे में किसी और जगह पे जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो ये बोलेगा कि वो इदारा ऐसा था। चलें फिर ये चीज़ तो समझ लीजिए देर पा चीज़ें नहीं हैं, कुछ अर्सा तो ये वाला कार्ड चल जाता है, लेकिन उसके बाद आप वापस आना शुरू हो जाते हैं। आपकी पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, आपको कोई पसंद नहीं करता, और आपके साथ एक वो टैग लग जाता है ना कि ये बंदा तो झूठा है, इसको एक साइड पे कर दो। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अच्छा काम करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, अपनी स्पेस को इस्तेमाल करें, अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करें, लगन से काम करें, किसी की टांग खींचने की कोशिश ना करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम कुछ बात करने वाले हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ख़ास तौर पर इस तरह की फील्ड में ख़वातीन को जो कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही होती हैं मुख्तलिफ फील्ड में। स्पोर्ट्स में हम अक्सर देखते हैं कि लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अच्छा उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, फील्ड में कोई मौके नहीं है, सीखने का मौका नहीं मिलता। बट स्टिल इतने लोग कामयाबी के साथ अपने आप को मनवा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी नेशनल वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप का, जो कि वापडा ने जीत ली। मंडे को ये इवेंट हुआ, मुकाबला हुआ, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला था। लाहौर की तीसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन वापडा ने आर्मी को 33 के मुकाबले में 38 पॉइंट से हराकर एक बार फिर नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। तो जीतने वाले हमारे साथ मौजूद हैं जी, अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। सना अजमत कैप्टन वापडा बास्केटबॉल टीम है, हिजाब फातिमा है जी बास्केटबॉल प्लेयर। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। सबसे पहले तो सना मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा सख्त मुकाबला होता होगा। ऑब्वियसली जो फाइनल मुकाबला होता है वो तो आपकी जान अटकी होती है। कैसा था ये मुकाबला? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने टाइटल का दिफा किया है इस दफ़ा और फिर से, और मुकाबला जो था वो टफ था। आर्मी की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों की ये टीम इवेंट होता है और हम लोगों की यूनिटी इतनी थी, हम लोगों की प्रैक्टिस थी, लास्ट 3 मंथ से हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोगों को ने आर्मी को जो था वो अपने टाइटल का दिफा किया। दैट्स रियली ग्रेट। अब मुझे ये बता दें, जीत के लिए प्लानिंग बड़ी मैटर करती है, किस खिलाड़ी को किस टाइम पे भेजना है। वो हम क्योंकि ज़्यादा शौकीन लोग क्रिकेट के हैं, आई एम सॉरी, बट वो यहाँ से हम देखते हैं वो प्लानिंग बड़ी ऐसे मैटर करती है कि कौन सा प्लेयर पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा। तो बास्केटबॉल में भी ये चीज़ें होती हैं? जी जी बिल्कुल, बास्केटबॉल में भी होती हैं। हमारे एक्चुअली जो कोचेस हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं और हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत प्रोफेशनल है। तो उन्होंने इस मतलब हर टीम के हिसाब से जो है वो प्लानिंग की होती है, किस टाइम पे हमने अपने फॉरवर्ड को यूज़ करना है, किस टाइम पे हमने अपने सेंटर को यूज़ करना है, किस टाइम हमने अपने की प्लेयर को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है वो मिक्स चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कोचेस करते हैं। ठीक है जी। हिजाब मेरे सामने मौजूद है माशाल्लाह। जब ये स्टूडियो में आई तो शी इज़ वेरी टॉल, तो मैंने कहा आप तो ज़बरदस्त जीत जाती होंगी। कैसा था आपका ये फाइनल मुकाबला? आई थिंक फाइनल वाज द फाइनल। हम लोगों ने, आई एम श्योर बेंचेस पे जो लोग बैठे थे उनको वो थ्रिल भी दिया कि फाइनल है। इट वाज अ वेरी फन मैच, फन टूर्नामेंट, बट डीप डाउन वी न्यू कि हम लोग ये मैच निकाल लेंगे, बिकॉज माशाल्लाह इट्स बिन एजेस दैट वी हैव बिन प्लेइंग। एंड एज सना सेड कि हमारे कोचेस, हमारी टीम, स्पेशली लाइक हमारे जो ओपनिंग सेट था, कायनात ज़फ़र, उसके बाद आपके पास सरिश नवाज, एंड देन यू हैव लाइबा नदीम, दीज ऑल प्लेयर वर अमेजिंग एट द ओपनिंग सेट। एंड एक वो होता है ना कि लाइक एज यू मेंशन, यू हैव अ हाइट, यू हैव दैट dominance in the court. So Wabda makes sure to play that in the court when they go in the court. So I think it was a good one. सना, as a captain pressure होता है? बिल्कुल प्रेशर तो होता है जी, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स ही ऐसे हैं, जैसे हिजाब है जिसने इस दफ़ा मेरे ख्याल से अपनी लाइफ की बेस्ट गेम खेली है, क्योंकि मैंने और हिजाब ने अपना वापडा का कैरियर इकट्ठे ही शुरू किया था। मेरे से काफ़ी छोटी है हिजाब, लेकिन इसने इतना इम्प्रूव किया है कि इसने इस दफ़ा अपने आप को जो है वो प्रूव किया है कि मैं जो हूँ लाइक पाकिस्तान की बेस्ट सेंटर हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हिजाब इतनी आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, मुझे ये बता दें कैसे ख्याल आया बास्केटबॉल खेलने का? आई थिंक आई वाज इन 8th क्लास और वहाँ पे मेरे असल में अबू आर्मी में है, तो हम लोगों ने उकाड़ा से ट्रांसफ़र लाहौर की तरफ हुआ था। तो उस टाइम पे माय फादर इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन। वो अभी भी माशाल्लाह अपनी एज के अंदर ही इज़ लाइक डूइंग 5 AM जॉगिंग एंड एवरीथिंग। तो उनको बहुत शौक था कि मैं कुछ एक्टिविटी करूं, क्योंकि आप टॉल होते हो तो यू शुड यूटिलाइज इट समवेयर।
सो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट दी, वहाँ से मैं अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। इट वॉज़ अ वे ऑफ चैनलिंग ऑल्सो। तो आई थिंक वो एक बहुत यंग एज में जहाँ पे यू कैन डाइवर्ट टू डिफरेंट fields of life, I chose sports to channelize my all emotions, my everything. So वहाँ से मैंने start किया अपना basketball and it became a lifestyle after that. उकाड़ा से आपका ताल्लुक है, बच्चियों को तो वैसे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं अच्छा खेल में और बास्केटबॉल मतलब क्यों, तो घर से रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है कि नहीं जी पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो फिर खेलना का कोई काम करना होगा तो कुछ और कर लेना, ये क्या खेल में वक्त ज़ाया करोगे। उकाड़ा में हम लोग रहते थे। अच्छा। So my as I said my abba was in army, so we were there for 2 years and I'm basically from Lahore. अच्छा। But at the same time it's the Pakistani society. My father, my parents, like my mother, they were the biggest support I can get. So alhamdulillah, like I completed my AO levels, my MBA as well, and now मतलब I am doing a corporate job with the sports. So I think parents आपका support हों No तो doubt, उसके बगैर तो possible कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कब ये लगा कि अब प्रॉपर तरीके से सीखना है, और जैसे आपने वापडा को ज्वाइन किया तो ये प्लान कब बनाया? ये मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था इन 8th क्लास, आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तब ही मैं रिक्रूट हो गई थी वापडा में। एंड आई थिंक मेरी स्टार्ट से ही पॉलिशिंग इन द नेशनल टीम हुई थी। उसके बाद लास्ट 3 नेशनल्स दैट आई वाज प्लेइंग विद माय कॉर्पोरेट जॉब, इट वाज अ हैसल, बट वो होती है ना जब आप एक जगह पे अपना 100% दे रहे होते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यू वांट टू आउटशाइन। सो आई थिंक टीम गेम थी, अगेन अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। ग्रेट। अच्छा सना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपने कितनी देर होगी वापडा को ज्वाइन किया? मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलती थी, उसके बाद मैंने ATC लेवल के ऊपर खेला और फिर मैंने वापडा को ज्वाइन किया, और मुझे मेरे ख्याल से 17 इयर्स हो गए हैं बास्केटबॉल खेलते हुए। माशाल्लाह। कैसा टैलेंट देखती हैं लड़कियों में? लड़कियों में इस दफ़ा नेशनल्स में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लाहौर था, भावलपुर था, फैसलाबाद था। लाइक आप कह लें पाकिस्तान से मतलब सब ने जो है वो जितनी भी टैलेंट था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि यही एक लेवल है जिसमें आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो जो भी टैलेंट था, जैसा भी टैलेंट था, उन्होंने यहाँ पे आके परफॉर्म किया और अपना बेस्ट दिया। मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है जब आप कहती हैं बहावलपुर से लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि इन जगहों से हम सुनते हैं कि लोग नहीं आने देते अपनी बच्चियों को इस फील्ड में ना। सो स्पोर्ट्स की जब बात होती है ना तो फिटनेस साथ साथ चलती है। फिट रहने के लिए आपको कम खाना भी पड़ता है। अब हमारे यहाँ तो लाहौरियों का सबसे बड़ा मसला ही है कि दावतें चलती रहती हैं, घर में अच्छा खाना 2 दिन ना मिले तो मूड ही ऑफ हो जाता है। तो खाना कंट्रोल कर लेती हैं? कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी चीट भी कर लेते हैं। तो फिटनेस के लिए क्या करती हैं? फिटनेस के लिए हम पूरा साल जिम करते हैं। अच्छा जी, हमें मतलब जिम करते हैं तो उससे हम अपने आप को फिट रखते हैं, और कभी कभी छोटे छोटे इवेंट्स, टूर्नामेंट्स जो आते हैं वो खेल लेते हैं। सही। सो मुझे आप ये बता दें हिजाब, आप भी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, खाने पीने की शौकीन हैं? आई थिंक आई एम अ बिगेस्ट फूडी यू विल एवर मीट। आई लव फूड, और मेरे घर में सब मतलब खाने के बहुत ज़्यादा अगेन लाहौरी हैं और ऊपर से देसी खाने हैं वो, बट एट द सेम टाइम एज सना सेड जिम, जॉग, वॉक, आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसी फिटनेस का नाम सुन के हमारे ज़हन में आता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बट आई थिंक अगर आप वॉक भी रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे कर लें दैट्स गुड फॉर यू। तो बैलेंस हो, खाना तो नहीं मैं छोड़ सकती, कुछ भी आप मुझसे करवा लें। नहीं, लेकिन आप बैलेंस डाइट भी खाएं तो आप हेल्दी रहते Yeah, हैं, एक्टिव रहते हैं। सना, कामयाबी का सेहरा किसके सर देती हैं, किसका क्रेडिट है? मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस फील्ड में सपोर्ट किया। मेरी मदर, मेरे फादर जो हैं वो मतलब 10 इयर्स से मुझे वापडा के लिए सपोर्ट कर रहे थे। ग्रेट। उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड GM स्पोर्ट्स हैं सर इमदादुल्ला मेमन, उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखिए वापडा एक ऐसा इदारा है जिसकी बैकबोन होना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो जितनी भी गेम्स वापडा भी जीत रहा है तो उसके पीछे जो है ये सर इमदादुल्ला मेमन का बहुत रोल प्ले है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट का, हमारे कोचेस का, हमारे जो कोच हैं सर शाहिद अली, उनका मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड रिसेंटली हमारी टीम के साथ एक फीमेल कोच को अटैच किया गया है, शकीला रहमान, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड अपनी पूरी टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोगों को क्रेडिट दे दी, अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे दी। तो यही होता है एक स्पोर्ट्समैन का स्पिरिट। हिजाब, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आई थिंक आई अग्री विद सना ऑन एवरी वर्ड, एवरी नेम शी टुक, एंड स्पेशली जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खेलने की जो आपका प्रेशर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक
every individual player I had in my team, they were the support, and I think unke matlab management is there, but when you are in the court, you're in the court. So you need your team to be on their A game. So I think with all of them, my team was amazing. So all of them. ये जब आप अपने उसमें आ जाते ना कि आप बस मैदान में हैं, तो यही सोचा होता है कि जीत के जाना है या बीच में टीम को सामने देख के एक आधे प्लेयर को डर भी लग रहा होता है हार सकते हैं? ना बिल्कुल भी नहीं. So when you step, हमारा एक है कि जब हमने एक स्टेप रख लिया है कोर्ट में, तो अब हम जीतने आए. 2 मिनट का प्रेशर होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है. बस ये चीज होती है ना कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो बस जीत आपका मुकद्दर बन जाती है. थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक. इसी तरह से आप लोग कामयाब होती रहे और खवातीन का नाम रोशन करती रहे, ये सबसे बड़ी बात है जी हमारे लिए. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा. अपना ख्याल रखिएगा. कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.